आज हम UPPCS 2023 का CSET का पेपर सॉल्व करने वाले हैं पूरा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया हुआ है यहाँ पे जो कि हिंदी का है कि निम्नलिखित में से कौन से किस में सही विराम चिन्ह का यूज़ हुआ है, ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो अगर आप पहले वाले को देखोगे, इसी के अंदर विराम चिन्ह का यूज़ हुआ है, बाकी सबके अंदर हुआ ही नहीं हुआ है, तो इसलिए पहले वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, इसमें कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है। तो अगर कभी भी कर्ता के बाद में ने का यूज़ आ जाता है, जैसे यहाँ पे ने दिया हुआ है कर्ता के बाद में, तो वो कृतवाच्य ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। या फिर अगर कर्ता के बाद में किसी भी कभी यूज़ ना हो, जैसे ने वगैरह, ने या जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कृतवाच्य में कर्ता के बाद ने का यूज़ हुआ होगा, फिर शून्य, किसी का भी यूज़ ना हुआ हो। कर्म वाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा, या फिर अगर कर्ता निर्जीव है। और भाववाच्य में, जो कि सबसे कम यूज़ होता है, भाववाच्य में कर्ता के बाद से का यूज़ हुआ होगा। ठीक है, वो ज़्यादातर जो है नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। इसमें दिया निम्नलिखित वाक्य में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सर्वनामिक, जहाँ पे सर्वनाम ही विशेषता बताता हो। तो यहाँ पे वह बहुत सौम्य है, तो यहाँ पे तो बहुत आ गया विशेषण की जगह पे। वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, सैकड़ों। वहाँ 5 लीटर दूध खरीदो, तो 5 लीटर। यहाँ पे आया हुआ है डी के अंदर कोई आदमी आ रहा है, तो यहाँ पे जो कोई है यही यहाँ पे एक सर्वनाम है, और वो एक विशेषण की तरह पे आपने यूज़ किया है, जिससे वो सर्वनामिक विशेष्य हो जाएगा, जिससे डी आंसर सही है। अत्यधिक में कौन सी संधि है। तो संधि का भी पहचानने का अगर आप इजी तरीका देखें, तो अगर संधि, अगर हम स्वर संधि की बात करें, तो स्वर संधि 5 तरीके की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अभी हम जो बात कर रहे हैं यण संधि की, उसके अंदर यूज़ हुआ है अगर य व र, इनके बाद में, इनसे पहले अगर कुछ भी आधा यूज़ हुआ है, आधा व्यंजन का यूज़ हुआ है, तो वो यण संधि होती है। अब उसके अंदर देखते हैं यहाँ पे, ये कि यहाँ पे ये वे रह की हमने बात की है, और ये यहाँ पे ये है, या से पहले आदत है जो कि एक व्यंजन है, उसका यूज़ हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे यण संधि हो जाएगी सी। जिन शब्दों से काम करने का या होने का पाया जाए उन्हें हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया जिससे बनती है, जैसे कि पढ़ना एक क्रिया होगी, लेकिन पढ़ना बना है पढ़ से, तो पढ़ जो है वो धातु हो गया, जो मूल शब्द होता है यहाँ पे। अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है। तो प्रभाव का सामर्थ्य भी होता है, प्रभाव का मतलब महिमा भी होता है और दबाव भी होता है प्रभाव का, लेकिन विग्रह नहीं होता। तो प्रभाव का अर्थ है सामर्थ्य, महिमा, दबाव। अब लौम शब्द का सही युग्म कौन सा है। अंकुचन, ये सही है। बाकी अल्पज्ञ का बहुवज्ञ होता है, स्थावर का जंगम होता है, और सम्मुख का विमुख होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। हेम, हिरण्य, जो इसका मतलब होता है यहाँ पे स्वर्ण से। ठीक है, बाकी शारदा, वागीशा, गीरा, वीणा, पाणी, भारती और वाणी, सभी जो है सरस्वती के ही होते हैं। सो लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है, जो बोले सो घी को जाए, महाकृपाण, ये गलत है। बाकी जो सही है, टके का सब खेल है, मतलब सब कुछ पैसा करता है। ठीक है, जर का जोर पूरा और सब अधूरा, स्वाभिमान, स्वाभिमान नहीं होता ये भी कि पैसा सब कुछ कर सकते हैं। जी जाए पर घी ना जाए, ये होता है कि महाकंजूस के लिए यूज़ होता है ये सब। और जो पहले आता, जो बोले सो घी को जाए, वो जो सलाह दे रहा है वही काम करे। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो अंधकार,
तत्सम है, आषाढ़ भी तत्सम है, अश्रु भी तत्सम है, आक तद्भव है, इसका तत्सम होता है आर्क। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बारात, गलत होता है, बारात होता है, ठीक है, दिया हुआ बारात होता है। बाजार का ये वाला ये अशुद्ध है, सी ये वाला अशुद्ध है, ये वाला इसका ये वाला सही है। और कालिदास में यहाँ पे बड़ी छोटी की मात्रा आती है, तो वो कालिदास सही होता है। और बारात में यहाँ पे बा की बै के ऊपर आ की मात्रा नहीं आती है। अब ये एक गद्यांश है जो कि ईजी ही है। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत एवं आनंदमय बना सकता है। सभ्यता एवं संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति का भी उसकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। गद्यांश में दिया हुआ था। तो गद्यांश का सही शीर्षक है राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, सभ्यता का योगदान, प्रकृति का परिस्थिति का। तो यहाँ पे संस्कृति की ज़्यादा बात की गई, इस वजह से यहाँ पे संस्कृति का योगदान, तो 12th का ए हो जाएगा सही। राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? संस्कृति के बल पर, जिसमें लाइन एग्जैक्ट दी हुई है। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? गद्यांश में यहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति का तो बात की गई है, लेकिन यहाँ पे प्रकृति की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो बी। पर प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की, तो राष्ट्र की जो संस्कृति होती है वो लास्ट लाइन में दिया हुआ है कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति पर डिपेंड करती है। सभ्यता और संस्कृति में संबंध तो है लेकिन होते हुए भी अंतर है, तो डी। घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। इतना ही था इसके लिए। अब द्विवृत्ति संबंधी अशुद्धि शब्द। द्विवृत्ति संबंधी अशुद्धि होता है कि आपने वहाँ पे रिपीटिशन हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर आप सी की बात करें, यहाँ पे गजराज हाथी, गजराज का मतलब भी हाथी होता है, हाथी भी हाथी है, मतलब दोनों प्रायवाची शब्द हो गए। आपकी भवदिया, तो यहाँ पे हम आपकी भवदिया सही नहीं होता, क्योंकि आपकी और भवदिया दोनों का मतलब भी आपकी सेम ही होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा सदुपयोग, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सिर्फ 7th मतलब ए जो है 17th का वो सही है। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो लोधांती बुंदेली भाषा के अंतर्गत आती है। और बुंदेली जो है ये कहाँ पे ये किस अपभ्रंश से बनी हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश से ये बनी हुई है, और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो शोरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी उसी के अंदर आती है, और वहीं से ही जो है ये तो हम क्या पढ़ रहे थे कि शोरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी आती है, और पश्चिमी हिंदी की ही अंदर ही आती है बुंदेली भाषा, और बुंदेली भाषा की उपभाषा है लोधांती, ठीक है। अब चलते आगे। अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधि अर्धमागधी से विकसित हुई है, और अर्धमागधी की ही और कौन सी भाषाएं हैं जो इसके अंदर आती है? अवधि आती है, हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर बाघेली और छत्तीसगढ़ी भी अवधि अर्धमागधी के अंदर आती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो यहाँ पे अनेकों की वजह से ये गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही है। फिर छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो अभिनंदन पत्र नहीं यहाँ पे आएगा। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र दिया, प्रदान किया ने दिया, ठीक है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ऊपर भी पढ़ा था कि घनिष्ठ संबंध है, तो यहाँ पे आएगा घनिष्ठ संबंध। तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे घनिष्ठ आना चाहिए था, यहाँ पे अभिनंदन पत्र दिया आएगा, प्रदान किया की जगह पे, और यहाँ पे अनेकों नाम नहीं आएगा, अनेक नाम वाला सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? जमींदार के पास 2 सिपाही थे, ठीक है, उसे धोखा देकर लूट लिया। उसे धोखा देकर नहीं, यहाँ पे आएगा उसने धोखा देकर लूट लिया। पहले उसने धोखा दिया और फिर उसने मुझे लूट लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा उसने धोखा देकर लूट लिया। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम, अब देखिए, शूर का हो जाएगा खुर, वानर का, वानर खुद एक तत्सम शब्द जिसका बंदर होता है, खार का शार, और क्षेत्र का खेत। तो जो ये खार है यहाँ पे इसी का ही होगा शार, ठीक है, जो कि तत्सम शब्द होगा इसका।
तो ये खुद एक तद्भव शब्द है, तो ये जो तत्सम नहीं है। घोघा बसंत मुहावरे का अर्थ है, घोघा बसंत का मतलब होता है मूर्ख। घोघा बसंत गंगा का प्रयासी शब्द नहीं है, तो भागीरथी गंगा का शब्द है, तिरुपति का देव नदी, दोनों ये तीनों जो है गंगा की ही प्रयासी है, लेकिन रवि तन्य यमुना का होता है, सूर्य की पुत्री यमुना जी है। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, अब विसर्ग कहाँ से बोला जाता है, ठीक है, तो विसर्ग कंठीय होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विसर्ग कंठीय, यहाँ आपसे देख लेते हैं हम इसे, विसर्ग कंठीय, ठीक है। अब विसर्ग में ये भी आ जाता है विसर्ग, उसके अलावा ए आ का हा आ, ठीक है, ये कंठ से जो बोले जाते हैं। उसके अलावा ओष्ठीय जिसमें थोड़ा ऊष का भाव होता है, तो ऊ पा, ठीक है, ये जो पा वर्ण है और ऊ जो है ये ओष्ठीय है। फिर तालवीय ई चा, जो जिसमें आपकी जीभ का भी यूज हो रहा हो, ठीक है, ई चा था श, ठीक है, ये सारे जो है तालवीय है। अनुनासिक स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण ये अनुनासिक होते हैं। तो कंठे में क्या है, अ ए आ, और जो है ये विसर्ग, और ऑस्ट्रिया में ऊ पा, और तालवीय के अंदर ई चा पा श, सॉरी च थ श, थ श, च थ श। नासिक में नासिक और जो है स्पर्शी व्यंजन की पंचम वर्ण। अभी दिया हुआ है यहाँ पे इंग्लिश शुरू हो गई है। तो we in India have our own special problems. No one can deny that some of them are of serious nature and must be attacked with vigor and determination. Our national objectives have been defined clearly. We aim at providing every citizen with the basic necessities and complete freedom to lead a life of his or her own choice. We aim to create a democratic society, strong and free, in which every citizen, irrespective of their religion, belief, will occupy an equal and honored place and will be given full and equal opportunities for growth and service. We aim at ending untouchability and doing away with the present inequalities of status and wealth. We are opposed to the concentration of wealth in a few hands. अब इस पैसेज का, द पैसेज कुड मोस्ट प्रॉब्ली बी अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट होगा। अब ये इतना सा छोटा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये हमें है नहीं, हमें पता है भाई, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो होता है, तो पॉलिटिकल साइंस में इतने से में तो जो है स्टार्टिंग ही होती है, तो पॉलिटिकल साइंस का भी नहीं है ये। और कोई पर्सनल लेटर होगा तो वो आई करके कुछ बात करेगा, ठीक है, तो ये वो भी नहीं है। ये यहाँ पे बहुत सारे को किया गया है, लेकिन एक छोटी सी पैराग्राफ में कुछ ही शब्दों में बहुत सारी बातों को कह दिया गया, तो एक स्पीच का पार्ट है, ठीक है। According to the author, our national objective is to create an equal opportunities for all. नहीं भैया अनइक्वल क्यों बनाएंगे हम अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज करेंगे, तो ये गलत हो गया। प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रोस्पैरिटी, ये बात सही है, बात की गई है उसमें इस बात की। एंड इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी इन द कंट्री, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्यों करेंगे हम इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी को इंडिया के अंदर खत्म। फेवर द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये तो हमेशा ही गलत है, तो अगर आप ना पैराग्राफ को भी ना देखो तो ये लाइन तो बिल्कुल गलत है। एंड ये भी बिल्कुल गलत है और ये भी बिल्कुल गलत है, तो उस हिसाब से भी ये सही बनती है। यही है जो अच्छी बात कह रहा है इसके अंदर। पिक द आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस आर लाइक एनीवन एल्स, नहीं हमने ऊपर बात की है कि सबसे स्पेसिफिक है, ठीक है, तो ये लाइन गलत होगी, इसमें हमें रॉन्ग ढूंढना था। देयर इज नो नेसेसिटी अबाउट, नो सर्टिटी अबाउट आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सही है ये लाइन, हमें पता है क्या करना है हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सम ऑफ आवर प्रॉब्लम्स कैन बी हैंडल्ड ओनली स्ट्रॉन्ग पीपल, सही है। अवर गोल इज टू बिल्ड एन इंडिया फ्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, सही बात है, तो ये एक लाइन गलत है, इस वजह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमें रॉन्ग पूछा हुआ था। द अंडरलाइंड वर्ड इन द पैसेज विगर मीन्स, अब विगर का क्या मतलब होता है, विगर का मतलब होता है फोर्स, ठीक है, तो ये आगे यहाँ पे फोर्स, बहुत ज़्यादा ताकत से जो आप काम करते हैं। वॉट इज अ सिनोनिम ऑफ द फ्रेज वर्ब डूइंग अवे विथ, ठीक है, डूइंग अवे विथ मतलब किसी चीज़ से दूर जाना, ठीक है, तो दूर जाना है यहाँ पे किस में हो रहा है, रिमेन फॉर एवर। अगर हम सी की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे रिमेन फॉर एवर, तो वो तो बात कर रहा है कि उसी के साथ रहो, नहीं डूइंग विथ काम करना उसके साथ, तो हम बात कर रहे हैं कि उससे दूर चले जाना, क्रिएट करना, बनाना नहीं, ये भी नहीं, तो अबॉलिश ही जैसे जो है सही आंसर बन रहा है कि उससे दूर चले जाना, एलिमिनेट कर देना, अबॉलिश का मतलब होता है। चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इसमें क्या है, समवन गेव हर बुलडॉग, किसी ने उसे बुलडॉग दिया, ठीक है,
अब यहाँ पे बात की, यहाँ पे ये कह रहे हैं गेव की वजह से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो हमें पता चलिए कि ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। अब हमें सिंपल पास्ट टेंस को जो है यहाँ पे पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव में जब कोई चीज़ होती है, एक्टिव में होती है तो पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर V2 की फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट टेंस की बात है, और फिर ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। लेकिन जब आप पैसिव में उसे कन्वर्ट करेंगे तो पहला आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, बुलडॉग, तो वो बुलडॉग यहाँ पे पहला आ जाएगा, ठीक है। अब बुलडॉग सब्जेक्ट था, समवन, और जो यहाँ पे हर है, तो पहले हमने यहाँ पे बुलडॉग का लिखा, बुलडॉग, ये रहा यहाँ पे आ गया बुलडॉग। फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई वर्ब की, सॉरी थर्ड फॉर्म वॉज वर आया, तो यहाँ पे वॉज आया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और फिर यहाँ पे जो है टू हर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब एक्टिव पैसिव मतलब पैसिव वॉइस हो गई, करेक्ट पैसिव वॉइस। समवन अ बुलडॉग वॉज गिवन टू हर, ठीक है। तो पहले अगर यहाँ पे आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस में यहाँ पे V2 होगी, ठीक है। और अगर आप उसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे वॉज वर्ड लिखेंगे, और फिर यहाँ पे पहले वहाँ पे V2 थी, अब यहाँ पे V3 आ जाएगी, ठीक है। 32 फिल द, मतलब आपसे फिल करना, द एयर इंडिया इज़ कंसेशनल टिकट्स दीज डेज, तो यहाँ पे दीज डेज की बात कर रहे हैं, मतलब अभी चल रहा है, तो इस वजह से आप आ जाएगा इशुइंग, इज इशुइंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब आपको जब भी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद में यहाँ पे एक तो आता है मेन क्लोज, और उसके अलावा सबऑर्डिनेट क्लोज आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और बीच में जो है यहाँ पे इसे जोड़ने के लिए कंजक्शन आता है। तो अगर हम यहाँ पे डी वाले के अंदर देखें, तो ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, ये सही है कि उसने एडमिट किया, और फिर यहाँ पे जो कंजक्शन भी लगा कि ही हैड मेड अ मिस्टेक, बात वही है, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, और उसने के बाद उसने कहा कि उसने अपनी मिस्टेक को एडमिट कर लिया है, कि उसने एडमिट करा कि उसने मिस्टेक करी, ठीक है, बात वही है, उससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, ऐसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे सेड का हो जाएगा सजेस्ट, ठीक है। आई सजेस्टेड हिम, और लेट का हो जाएगा शुड, अस की जगह पे आ जाएगा दे, उसके बाद बनते हैं आई सजेस्टेड हिम, ए वाला सही है, आई सजेस्टेड हिम दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक, ठीक है, वही सब कुछ है इसके अंदर भी, गो आउट फॉर अ वॉक, और बस यहाँ पे आई सेड की जगह पे सजेस्टेड आ गया, और लेट की जगह पे यहाँ पे शुड आ गया, और अस की जगह पे दे आ गया। विच इज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड, तो यहाँ पे दिया हुआ है पंक्चुएशन मार्क्स, देखने इसमें कौन से में सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ बाकी में तो पंक्चुएशन मार्क्स जो है अजीब से दिए हुए हैं, यहाँ पे इसका क्या मतलब, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी है ये, तो यहाँ पे आपको व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इतनी सुंदर पेंटिंग है, और डिड यू पेंट इट, तो ये सही है डी वाला। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड रिसीड। अब रिसीड का मतलब होता है डिमिनिश, तो आपको उसका मतलब ढूंढना है, जो कि है यहाँ पे एडवांस, डिमिनिश छोटा, एडवांस मतलब बड़ा, अब आपने पहले से ही दे दिया, ठीक है। डिमिनिश और रिसीड मतलब कि ख़त्म होता जा रहा है कुछ। मिसस्पेल्ड यहाँ पे कौन सा है, सीज, देखिए रिजीन होता है एम्पायर खड़ा करना, बिलीव जो आप कुछ बिलीव कर रहे हो, आप उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप उसे कंसिडर करते हो, सीज होता है किसी चीज़ को कैप्चर कर लेना, जैसे कहते हैं ना सीज कर लिया, वो घर सीज हो गया, तो उसे कैप्चर कर लेना, ठीक है। और डिसीव होता है यहाँ पे, डिसीव यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ट नहीं था, उसमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ की हुई थी, यहाँ पे ई की जगह पे, मतलब ये यहाँ पे ई और आई आगे पीछे कर रहे थे बस,
आई एम लाइक अ कॉग इन द व्हील ऑफ दिस कंपनी। तो कॉग इन द व्हील का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट पर्सन हो, उसे कॉग इन द व्हील बोल देते हैं। दीपक हैज़ अ पेंचेंट फॉर द फाइन पोइट्री। इसे यहाँ पे पेंचेंट को रिप्लेस करना है, तो पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग। दीपक को पसंद है फाइन पोइट्रीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब डैश का जो यूज़ होता है वो कहाँ पे किया जाता है? टू इंडिकेट द अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ द थॉट। जैसे आपने थॉट को चेंज कर अपने, वहाँ पे आप डैश का यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई स्कैटर्ड सब्जेक्ट से बहुत सारे अलग अलग आप चीज़ों की बात कर रहे थे, वहाँ पे जो है आप जो डैश का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फ्रेंड्स, कंपेनियन, रिलेटिव्स ऑल लव्ड हिम। ठीक है, ये स्कैटर्ड चीज़ थी। तो दोनों में यहाँ आप डैश का यूज़ कर सकते हो, इस वजह से दोनों सही हो जाएंगे। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। ठीक है, मतलब यही पे देख लेते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे दिया हुआ है ए एक्स सी जेड, ए एक्स सी जेड दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप ए और जेड को, मतलब जो साइड में दिए हुए हैं, इन्हें ऐड करोगे तो 27 आएगा, बीच में दिए हुए को 27 आएगा। सेम यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जेड और क्यू को अगर आप ऐड करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, और क्यू को ऐड करेंगे तो के को तो 26 आएगा। तो ये गलत आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, बाकी सबके अंदर जो है आप ये साइड वालों को और बीच वालों को ऐड करेंगे तो सेम आएगा। जैसे आप टी और डी को ऐड करेंगे 24 आएगा, बीच वालों को ऐड करेंगे तब भी 24 आएगा। यहाँ पे भी एफ और टी को ऐड करेंगे तो 26 आएगा, बीच वालों को ऐड करेंगे तब भी 26 आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे बी और जो है वो अलग से हो जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये दोनों क्वालिटीज बता रहे हैं, तो इस वजह से क्वालिटेटिव टाटा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। आप किस चीज़ को हिस्टोग्राम की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो हार्मोनिक मीन को सॉरी मोड जो होता है, जो सबसे ज़्यादा आप जो है यहाँ पे मोड होता है जो सबसे ज़्यादा भाई रिपीट होता है। ठीक है, तो आप मोड को एक हिस्टोग्राम की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हिस्टोग्राम की हेल्प से अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आप मोड को डिटरमाइन कर सकते हो। आपको 11 ऑब्जर्वेशंस दी हुई है। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। इफ 9 and 10 आर रिस्पेक्टिव द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन इवन एंड द ऑड प्लेस, देन द मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस इज। अभी क्या कहना चाह रहा है कि सपोज आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि ऐसे ले लो, चलो ए बी सी डी ई एफ, चलो जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ये सारे दिए हुए हैं जो ये वाली इवन पोजीशंस होंगी, सॉरी और पोजीशंस होंगी ये वाली, जिनको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, इनका सम किया इन्होंने, ये कितनी होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक बारी इन्होंने जब ये ए बी सी डी किया, इवन पोजीशंस को जब इन्होंने लिया, जब इन्होंने और पोजीशंस को लिया, तो उसका क्या आया 10 आर रिस्पेक्टिव द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द इवन। और जब हमने अभी तो ऑड ली ना, तो ऑड जो है वो 9 का आया। तो 9 का क्या आएगा यहाँ पे, आपने सारी लिखी 6 थी और इज इक्वल्स टू 9 कर दिया। और जब आप इवन को लोगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, क्योंकि 11 ही थी टोटल, तो 5 मतलब लिखी आपने और उसे 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसके पास में वैल्यू आई, सारे इवन प्लेसेस वालों को ऐड करके आया 50, आउट प्लेसेस वालों को कैलकुलेट करके आया 54। अब जो मीन होता है वो कैसे निकालते हैं? आप सब जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं उन सबको आप उन सबको ऐड कर लो, और जितना भी टोटल है कितने हैं, वो 11 नंबर हमें पता है, तो उसे 11 से डिवाइड करती हैं। अब सेम हमारे पास में बी डी एफ की वैल्यूज़ आ गई, ई सी एफ की वैल्यूज़ आ गई 50 54, वो वाली वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और उसके बाद फिर जो हम यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास में ईजी वन। If the area of the base of the cone is increased by 100%, then the volume is increased by। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है कि एक एरिया है कौन का, वो इंक्रीज हुआ है 100%। एरिया इंक्रीज हुआ है 100%, तो एरिया
एरिया ऑफ बेस इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 100%, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कितना होगा ये आपको बताना है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ, अब कोई भी वॉल्यूम जो होती है वो वॉल्यूम किस किस पे डिपेंड करती है। तो हम क्या बात कर रहे थे, एरिया ऑफ बेस यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ 100%। और अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होती है, कौन की, वो होती है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 भी लिख दो भाई। वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसे लिखे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो पाई आर है स्क्वायर है, ये तो वही एरिया ही हो गया, ठीक है, जो कि 100% चेंज हुआ है। एच के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, और ये तो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब चेंज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है चेंज करने का, यहाँ पे लिख लेते हैं कि परसेंटेज चेंज या जो इंक्रीज होता है उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक्स लिखो, अगर दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास में, एक एरिया है एक हाइट है। तो एरिया कितना चेंज हुआ है यहाँ पे 100%, हाइट कितना चेंज हुआ है, चेंज नहीं हुआ, 0। और जब आप यहाँ पे 0 से 100 की मल्टीप्लाई करोगे, वाई की जगह पे 0 आएगा, तो ये भी पूरा 0 ही हो जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 100%। तो इसी वजह से इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी। सेमी डायमीटर ऑफ bases of two cylinders are semi diameter of bases of two cylinders are in the ratio of 3:2 and their height are in the ratio of n:1. If volume of a cylinder A is 3 times the volume of the cylinder, then the volume of the n is। तो भैया है कि जो सेमी डायमीटर है बेस का, सेमी डायमीटर मतलब रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ टू सिलेंडर ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो जो रेडियस का रेशियो है वो 3:2 है दो सिलेंडर्स का। द हाइट आर, और हाइट का रेशियो दिया हुआ है इन्होंने, वो n:1 है। अब जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे ए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ए इज़ 3 टाइम्स, मतलब ए की वॉल्यूम, तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो हो गया रेशो वो यहाँ पे 3:1। तो ये वॉल्यूम का रेशो हो गया यहाँ पे 3:1, ठीक है। ये भी ए 3:1 आ गया। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा हुआ है कि हमें इन्होंने एच की वैल्यू रेशो भी दिया हुआ था, एच की जगह पे हमने n:1 लिख दिया, आर की जगह पे हमने यहाँ पे पाई से तो पाई कट गया होगा यहाँ पे ये, ठीक है, और आर की जगह पे भी हमने यहाँ पे 3:2 लिख दिया। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, कट कटा करके हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी n=4/3। तो ये आंसर आ गया। If the radius of a cylinder is increased by 25%, then by how much percent the height must be reduced so that the volume of the cylinder remains the same। अब इसमें क्या है कि इसका हम थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि जो रेडियस है वो यहाँ पे 25% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो आप मान के चलते हैं लेट, ठीक है, आर को हमने यहाँ पे 4 मान लिया, तो जो आर डैश हुआ यहाँ पे उसका आप 4 का 1% निकालोगे तो 1 होता है, तो आर डैश जो है यहाँ पे वो हो जाएगा 5, 1 इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। और हाइट जो है वो सेम रहेगी, वॉल्यूम सेम रहेगी, हमने हाइट को चेंज करा। तो यहाँ से जो आपके पास में आएगा एरिया, वो क्या, वॉल्यूम
सेम रहेगी। तो वॉल्यूम क्या होगी यहाँ से, और हम बात करें यहाँ पे सिलेंडर की, तो पाई 4 स्क्वायर h, ठीक है। यहाँ से आ जाएगी पाई 25 भी लिख सकते हो डायरेक्ट h, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 16h। अब इन दोनों का हम रेशो निकाल लेते हैं, दोनों इक्वली होंगे तो इक्वल लिख सकते हैं हम इसे। पाई 16h इज इक्वल्स टू पाई 25h, ये कैपिटल H लिख देते हैं यहाँ पे। तो इस पाई से वाली पाई कट जाएगा, और अगर अब हम रेशो निकाल लें यहाँ पे h बाय h, तो यहाँ पे 25 है और ये 16 रेशो आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम इनमें रेशो का ही डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, मेनली अगर हम मेनली तो हमें यहाँ पे जो है परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इनके बीच का डिफरेंस लेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 9, 25 माइनस 16, 25 पहले वाला था, 16 अब हुआ, डिवाइड बाय द 25 और इंटू 100 कर देंगे हम, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया, 9 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, इससे से कट करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 9 3 सा 36, तो 36% जो आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। If both the square root and the cube root of a 3-digit natural number belongs to the set of a natural numbers, then the sum of its digit is। अब आप इसमें नेचुरल नंबर मतलब कोई पॉइंट में ना, ठीक है, ऐसा हो। तो अब आप लेंगे यहाँ पे, अब आपसे क्या कहा हुआ है यहाँ पे कि ये एक ऐसा नंबर हो जिसका जो स्क्वायर रूट भी आता हो किसी एक नंबर का, और वो उसका क्यूब रूट भी आता हो, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ अ 3-digit नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर रूट भी और क्यूब रूट भी एक ही नंबर का, एक ही नंबर होगा वो, क्यूब रूट भी और स्क्वायर रूट भी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसा नंबर लेना होगा जो 10 रेज टू द पावर मतलब जो है 1 रेज टू द पावर 6 हो जिसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक का स्क्वायर भी आना है, क्यूब भी आना है, तो आप उसकी जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 की अगर आप करोगे 2 की पावर 6, तो ये आता है यहाँ पे 64 आएगा, जो कि 1 डिजिट में ही होगा, ठीक है। 2 की पावर 6 करके क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है वो किसी का स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, क्योंकि 64 6 6 ये 4 का क्यूब होता है, और जो है ये 6 का 8 का जो है यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 की, 3 3 ज़ा, तो मतलब 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 जो है वो 729 ही बनता है। अब ये जो है ये नंबर 27 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब होता है, ठीक है। और ये एक नेचुरल नंबर है, तो जब आप इसे ऐड करें, और एक 3 डिजिट नंबर है, जब आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर 18 जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर था। अब HCF ऑफ द टू नंबर इज 25, HCF दिया हुआ है इन्होंने 25 है, एंड द अदर फैक्टर्स ऑफ दिस देयर एलसीएम्स आर, तो उसके अलावा भी जो और फैक्टर होते हैं उसके एलसीएम के, वो है यहाँ पे 14 और 15। नंबर सम ऑफ द नंबर इज, तो अब इस नंबर का सम क्या होगा, पहले आपको नंबर ही निकालना होगा। तो आप एक बार क्या करेंगे, 14 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 15 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको जो है नंबर पता चल जाएंगे कि क्या दो नंबर्स थे वो, और उसके बाद जो आप उन्हें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि एक बार आपने 15 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 को 14 से, एक बार 25 को 15 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 14 और 15 जो है तो उसके अलग फैक्टर्स थे। उसके बाद जो भी आंसर है आपने सब ऐड कर दिए दोनों को। चूज द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स व्हिच इज सिमिलर टू द सेट, जो सेट के सिमिलर हो। अब
6 6 6 36 होता है और 36 का फिर जैसे उल्टा कर दिया। सेम यहाँ पे 8 8 सा 64 होता है, 64 का उल्टा कर दिया 46। 7 का तो ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब जैसे मैच नहीं कर रहे, सिर्फ 8 ही है। 8 8 64 और फिर जो यहाँ पे स्कोल्टर्स का ये जो यहाँ पे 46 पे लिख सकते हो, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। इफ़ द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स आर जस्ट, मतलब इन्होंने एलसीएम दे दिया, एलसीएम ये है इसका, ठीक है, और एचसीएफ ये है। उसके अलावा एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा पॉलिनोमियल आपको निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू दोनों का, मतलब पहले वाला नंबर और दूसरे वाले नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही करा, इसे बाकी का पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो है ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दूसरा नंबर आ जाएगा हमारे पास में। If after selling 30 pence the seller observe the profit of sell price of 10 pen, then the profit percentage is, अब उसे क्या है कि जब उसने किसी ग्राहक, किसी दुकानदार ने बेचे यहाँ पे 30 पेन बेचे, ठीक है, 30 पेन बेच के उसे कितना प्रॉफिट हुआ आफ्टर सेलिंग 30 पेन्स, ठीक है। 30 पेन सेल करके उसे जो प्रॉफिट हुआ, तो आप प्रॉफिट बोल सकते हो। 30 पेन का प्रॉफिट कितना है उसका, वो है 10 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल, 10 पेन का सेलिंग प्राइस जितना भी है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 30 इसमें दिया भी हुआ है, हम देख लेते हैं। ये वैसे 10 का सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे 10 ये था ना कि 10 का 10 के 30 पेन बेच के उसे प्रॉफिट हुआ था, तो 30 फिर हमने से प्रॉफिट होता है हमारे पास में सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस, तो 30 का सेलिंग प्राइस माइनस 30 कॉस्ट प्राइस। तो अब हम इसे पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में रेशो आ जाएगा सीपी और एसपी का 2:3 का, ठीक है। अब हमें परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम वही करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 3 है, कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, से माइनस करके तो 1/2, तो 50% का जैसे प्रॉफिट हुआ। If two dogs start running in the opposite direction on a circular path of a diameter 7 meter along with a speed of 2.5 meter per second and 3 meter per second, then how long will they take to be at the maximum distance? maximum distance पहुंचने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? तो maximum distance क्या होगा कि ये एक सर्कल है, ठीक है, दोनों ने इसी पोजीशन से दोनों ने चलना स्टार्ट किया, तो मैक्सिमम क्या होगा कि जब अगर ये यहाँ पे हैं तो ये यहाँ से भी यहाँ से पास होगा, अगर ये यहाँ से तो दूर होगा, ठीक है। अगर दोनों यहाँ तक पहुँचे, मैक्सिमम डिस्टेंस इनका तब होगा जब ये दोनों बिल्कुल डायमीटर पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। 1 का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा डायमीटर पे पहुँचना इनका। तो डायमीटर पे ये यहीं से चले तो ये यहाँ तक पहुँचेगा और एक जो दूसरा है वो भी यहाँ तक पहुँचेगा, तो जो है ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। जो ये है यहाँ से चले, ये इनका डायमीटर है यहाँ पे, तो जब ये पहले वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा और दूसरे वाला भी यहाँ पे पहुँच जाएगा डायमीटर पे, वो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। अब दोनों की स्पीड अलग अलग है यहाँ पे और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ये, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस तो पता है कितना है, ये टोटल डायमीटर दे रखा है उन्होंने, और रेडियस हम निकाल लेंगे, और हमें आधे पे जाना है तो 2πr रेडियस होता है, और ये ने जो है 2π पे जाना, πr पे जाना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि डी पे है, ये भी ए और सी पे इन पोजीशंस पे जाना है इन्हें, तो डिस्टेंस हमें पता है πr है, और अब क्या होता है कि इन्हें टाइम निकालना है हमें, ठीक है। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय द वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है πr है, ये डिस्टेंस की जगह पे रखा, और 5.5 क्या है इनकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब या फिर आप इसकी स्पीड कह लीजिए, दोनों की स्पीड्स को जो है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे,
ये दोनों की स्पीड को ऐड करके तो हमारे पास में जाएगा जो है फिर पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। टाइम जो है इसके बाद में 2 सेकंड्स आ जाएगा। इफ एक्सपेन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज आफ्टर एडिंग 5 एक्स्ट्रा मैन 10 डेज आर सेव्ड देन 30 मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो 5 एक्स आदमी, हमें नहीं पता एक्स कितने हैं, वो एक्स आदमी 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, 5 मैन आपने और ऐड कर दिए, तो अब जो है उसे वो 10 दिन बच गए, तो 30 दिन में काम कर रहे हैं अब वो, ठीक है। और 30 आदमी काम को कितना करेंगे, 30 मैन विल कंप्लीट दिस वर्क, वो कितने दिन में काम करेगी, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि भाई एक्स आदमी है, और पहले क्वेश्चंस बनाते हैं कि जो एक्स आदमी है, एक्स आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, ठीक है, डब्ल्यू वर्क को। तो एक्स आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, W/40, ठीक। अब एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, W/40 बाय तो एक आदमी का एक दिन का काम हो जाएगा W/40 इंटू एक्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि जब यहाँ पे x + 5 आदमी आए, ठीक है, तो वो कितने दिन में कर रहे थे, तब वो 30 दिन में कर रहे हैं, तो W/30 इंटू मल्टीप्लाई x + 5, ठीक है। तो अब हम जो है इसे सेम ही काम कर रहे हैं, W यहाँ पे सेम हो गया, या दोनों ही जो है वर्क एक दिन के है, तो आप इसे इक्वेट कर लोगे। फिर जो W से W कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 40x = 30 ये इसके बराबर आ जाएगा। इस वजह से जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब आपके पास में x का पता चल चुका है, तो आपको पता है कि एक x आदमी मतलब 15 आदमी एक दिन में 15 आदमी 30 दिन में काम कर रहे थे, ठीक है। मतलब अभी आपके पास में आ चुके हैं कि 15 आदमी एक काम को 40 दिन में कर रहे थे, तो अब आदमी जो है 30 हो गया। आपको ये निकालना है, तो 30 आदमी 20 दिन में कर देंगे, ठीक है। 3 numbers are in the ratio of 3:4:5 and their HCM HCF are this respectively the largest number है। तो आपको सबसे बड़ा वाला नंबर निकालना है। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCM में ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप इनकी जो है यहाँ पे सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये 40 है, तो फैक्टर ही ना, तो आप 40 की इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपको रेशो में दिया हुआ है। अब आपके पास में सबसे बड़ी जो संख्या आई है वही आंसर है, 200 सबसे बड़ी संख्या आ गई, ठीक है। अब है यहाँ पे इंटरपर्सनल इंटरेक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ सोशल अट्रैक्शन, सही बात है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, नहीं ये सर्वाइवल के लिए जरूर नहीं होती, बट हाँ ये सोशल इंटरेक्शन का एक पार्ट जरूर होती है, तो इसकी वजह से इसका आंसर सी हो जाना चाहिए। Which communication network promotes an individual to communicate confidential information only with his intermediate, immediate, superior और subordinate, अपने से बिल्कुल बड़ा या फिर अपने से बिल्कुल छोटे के साथ में। तो अगर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सिंगल चेन, ठीक है। आप 1 to 1 जब एक दूसरे के साथ बात करोगे, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप खुद जा करके बात करोगे तो वो जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसे बोलेंगे हम सिंगल चेन। Given below two statement which is assertion reason है oral communication is useful channel of communication, हाँ सही है, होता है, बिकॉज ऑल कम्युनिकेशन हैज़ नो प्रूफ व्हाट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड, सही बात है ये भी। तो ए बोथ आर ट्रू, लेकिन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। बी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स व्हेन पीपल रिसीव इन्फॉर्मेशन इनकम्पेटेबल विद देयर वैल्यू सिस्टम इज कॉल्ड। एक ऐसा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जब उसे इन्फॉर्मेशन मिली है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसके वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या होता है, तब यहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस देखने के लिए मिलता है। अब
बेचैनी की यह वह वजह जो किसी भी विश्वास, दृष्टिकोण, मूल्य उनके कार्यों के मध्य अपनी आप से तनाव से उत्पन्न होती है। तो अब यहाँ पे तनाव होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। लियोन फॉस्ट्रिंग ने जो है इसे दिया था 1950 के दशक में दिया था, इसे अवधारणा को विकसित किया था। इस अवधारणा का व्यापक अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है, ठीक है। तो बस मेनली यही है कि जब भी अगर आपको कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो इन्फॉर्मेशन आपके वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। फॉलोइंग टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इनफॉर्मल कौन सा नहीं होता है? अब विच इज़ नॉट अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डी जो है सर्कुलर, वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, बाकी गॉसिप तो हम इनफॉर्मल में आता है। क्लस्टर भी एक इनफॉर्मल है और संभवतः भी इनफॉर्मल में ही आता है, ठीक है। तो फॉर्मल में कौन सा है? सर्कुलर। Given below assertion reasoning, the clarity of communication is essential for the effective communication process. सही बात है, because adequacy and timing is not essential for the effective communication process. ये भी जरूरी होते हैं, तो उस वजह से सिर्फ ए सही होगा। इसका आंसर इज सी। सेलेक्ट वन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ वे ऑफ डीलिंग विद र्यूमर्स। र्यूमर्स के साथ अगर कोई भी र्यूमर उड़ रही है तो आपको कैसे डील करोगे? आप उसे फैक्ट्स दोगे, सही बात है, उस कॉज को कम करोगे। यूज़ ऑफ रिलायबल सोर्सेज, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट फ्रॉम लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो आप फैक्ट्स को तो आप बताओगे ना, उन्हें छुपाओगे थोड़ी ना, तो इस वजह से ये वाला आंसर गलत है। दिस इज़ नॉट द वे कि आप जो है उसके साथ में र्यूमर्स के साथ में डील करेंगे। ओरिजिनली हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस को किसने डेवलप किया था? तो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस को एरिक बर्न ने डिस्कवर किया था। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस ये क्या करता है? ये किसी व्यक्ति के रिश्तेदार संबंधों की जांच करता है। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल बैरियर इन द कम्युनिकेशन। फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा नहीं है कम्युनिकेशन के अंदर? बॉडीली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ये एक नहीं है। बाकी अगर आप अच्छे से असेसमेंट नहीं करोगे या फिर कम्युनिकेशन में आप विश्वास नहीं दिखाओगे, अटेंशन नहीं दिखाओगे, तो ये सारे जो है, ये तीनों जो है वो बैरियर होंगे कम्युनिकेशन में, फिजियोलॉजिकल कम्युनिकेशन में, ठीक है। बाकी बॉडीली एक्सप्रेस मैसेजेस नहीं होते फिजियोलॉजिकल। In the communication model, the process of putting the ideas into a message is known as encoding, ठीक है। तो मैसेजेस को कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर अपने आइडियाज़ को एक मैसेज के अंदर डालना, उसी को हम यहाँ पे एनकोडिंग बोलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या होगा कि कोई सोर्स होगा, पहले आपके पास में कोई मैसेज होगा, ठीक है, फिर आप मैसेज को एनकोड करोगे, उसके बाद फिर जो है आप उसे रिसीवर को दोगे, फिर बीच में कुछ नॉइज़ आ सकता है, फिर रिसीवर आपको जो है फीडबैक देगा, ठीक है। तो सोर्स है, उसके बाद सोर्स होगा, फिर मैसेज होगा, फिर आप इनकोड करोगे, फिर से रिसीवर को दोगे, फिर नॉइज़ हो सकता है बीच में कुछ, फीडबैक, ठीक है। तो सबसे पहले सोर्स, मैसेज, इनकोड होगा, फिर मैसेज, और फिर रिसीवर के पास जाएगा वो इनकोड होकर के, फिर जो है वो नॉइज़ हो सकता है उसके बीच में वहाँ पे, और फिर फीडबैक मिलेगा आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो परसुएशन ये लिसनिंग का नहीं है, बाकी सेंसिंग, इवैल्यूएशन, रिस्पॉन्डिंग, ये सारे लिसनिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। बाकी और दिए हुए हैं लिसनिंग की क्या क्या है? संदेश मतलब मैसेज, ध्यान, अटेंशन देना, संवेदन, मूल्यांकन, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और प्रतिक्रिया। विश्वसनीयता मतलब उसके ऊपर जो आपको संवेदन, सेंसिंग, मूल्यांकन, आप उसे इवेल्युएशन करना, निष्पक्षता आपको जो है उसे ध्यान से सुनना है, किसी बायसनेस के साथ में नहीं रहना, और विश्वसनीयता मतलब उसमें विश्वास दिखाना है। पैरा लैंग्वेज इज आर रिलेटेड टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है पैरा लैंग्वेज। श्याम इज अ फ्रेंड ऑफ राम पॉइंटिंग टू द मनीष, हु इज ही? राम सेड ही इज द सन ऑफ माई सन अंकल, सन्स अंकल। तो यहाँ पे बता रहा है कि मनीष है, इफ ऑन 31 मार्च 2008 इन मंडे, देन व्हाट डे शेल बी ऑन 31 मार्च 2011। अब यहाँ पे क्या है कि 2008 का हमें पता है सोमवार था, फिर 2008 जो है वो एक लीप ईयर था, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर लीप ईयर है तो एक ही जो है यहाँ पे ओड डे निकलता है, ठीक है, सॉरी
2008 जो लीप ईयर था, तो अब जो है 2012 लीप ईयर आएगा, लेकिन हमसे 2011 में पूछा, मतलब लीप ईयर अब तक नहीं आया, तब तक जो है एक एक दिन का ही अलग आएगा। अब 2008 लीप ईयर था, लेकिन लीप ईयर जो था वो अब आ चुका है 28 तक, जो है वो 29 फरवरी तक कुछ असर पड़ता, अब कोई असर नहीं पड़ने का, वो जा चुका है अब, ठीक है। अब जो है जितने भी दिन बढ़ेंगे वो एक एक दिन ही बढ़ेगा, तो 31 मार्च 2008 में सोमवार था, 2009 में जो है यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा, 2010 में बुधवार हो जाएगा, 2011 में यहाँ पे उसी दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा, क्योंकि एक एक दिन आगे बढ़ते जाएंगे। तो सेम कैलेंडर एज 2009। अब क्या होता है कि जो कैलेंडर्स होते हैं ना वो रिपीट करते हैं अपने आप को। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे लीप ईयर की, तो लीप ईयर वाला कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है, और लीप ईयर से 1 साल बड़ा कैलेंडर जो है वो 6 साल के बाद रिपीट करता है, और 2 और 3 साल वाले जो है वो 11 साल के बाद रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे 2009 दे रखा है, 2009 क्या है, और 2008 का लीप ईयर था, तो 2008 से जो है अगला है 2009। 2009 6 साल के बाद रिपीट करेगा अपने आप को, तो 2009 में आप 6 ऐड कर दीजिए, 15 आ जाएगा, जिससे बी आंसर है 2015 मतलब। रेफर टू द स्टेटमेंट ऑफ द गिवन ऑल बॉयज आर ट्रुथफुल, जितने भी बॉयज़ है वो सारे ट्रुथफुल है, ठीक है। कमल इज़ अ बॉय, कमल एक बॉय है, तो कमल इज़ अ ट्रुथफुल, हाँ कमल ट्रुथफुल है। ऑल ट्रुथफुल पर्सन आर बॉयज़, नहीं और भी हो सकता है कोई ट्रुथफुल, तो यहाँ पे ए सही होना चाहिए, मतलब ए, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देयर इज अ क्लॉक इन द 3 मिनट लेट ऑन द संडे एट 2 PM एंड इट इज़ 5 मिनट फास्ट ऑन द ट्यूजडे एट 2 PM। व्हेन डिड द क्लॉक शो द राइट टाइम, तो घड़ी जो है वो सही टाइम किस टाइम दिखाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रविवार को, ये कब की बात थी, रविवार की 2 बजे और मंगलवार, तो रविवार से ये हुआ कि संडे, मंडे, और अब जो है आप यहाँ पे ट्यूसडे की बात कर रहे हैं, तो संडे के 2 बजे से मंडे के 2 बजे तक 24 घंटे हो गए, और फिर यहाँ पे जो है 24 घंटे हो गए, मतलब आप जो है टोटल यहाँ पे 48 मिनट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे 8 मिनट का अंतर है। 8 मिनट का अंतर कैसे, क्योंकि ये यहाँ पे 3 बजे 3 मिनट पीछे थी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 3 मिनट पहले थी, तो ये 2 बजे की बात कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे, तो ये 3 मिनट पहले थी, तो ये 2 बजे से पहले की बात है, 2 बजे के बाद की बात है, तो मतलब 8 मिनट का जो यहाँ पे अंतर आपको देखने के लिए मिला, तो 8 मिनट आपको 48 मिनट। तो 3 मिनट अंतर में क्या होगा, तो 8 मिनट अंतर में 48 आवर्स आगे चली गई वो, ठीक है। 3 मिनट अंतर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 18 घंटे होंगे 3 मिनट में, तब घड़ी का ठीक समय 2 बजे दोपहर, तो सोमवार की सुबह 8 बजे उसमें सही टाइम दिखेगा, ठीक है, वो 18 घंटा आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन 6 एंड 16, जैसे जो 6 और 16 में रिलेशन है वही आपको जो है 12 में बताना है, 12 के साथ किसका होगा। 6 और 16 में क्या है कि यहाँ पे आप 6 3 ज़ा 18 कर लो, हाँ 6 3 ज़ा 18, और 18 में से आप 2 माइनस कर दो तो 16 आ गया। या फिर एक और तरीका ऐसे पे पहुँचने का, 6 4 ज़ा, नहीं सॉरी 6 2 ज़ा 12, और आप 12 में यहाँ पे 4 ऐड कर दो तब 16 हो सकता है। अब हम देखते हैं ये किस में आएगा, 12 2 अगर हम करें तो 24, और 24 में अब 4 ऐड कर दे तो 28, ये तो ऑप्शन ही नहीं है भैया। फिर दूसरा क्या है, 12 3 ज़ा 36, और 36 में से 2 माइनस कर दो तो 34, ये ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। What is the number series given below? What is the next number in the series? इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब आप इस सीरीज की बात कर लो, तो यहाँ पे 1 है, ये भी एक और तरीका हो सकता है इसमें। दूसरा तरीका इस सीरीज़ का क्या हो सकता है कि आप यहाँ से यहाँ तक गए तो 4 का अंतर आया, यहाँ से यहाँ तक गए तो 8 का अंतर आया, और इसमें से इसमें जाएंगे तो फिर यहाँ पे 16 का अंतर आ जाना चाहिए, ठीक है।
और जब आप यहाँ से यहाँ गए, सॉरी यहाँ से यहाँ नहीं, जब आप इसमें से इसमें गए तो यहाँ पे 8 का अंतर आया, और जब आप इसमें से इसमें गए तब यहाँ पे 16 का अंतर आया। ठीक है, तो 24 17 प्लस 16 23 33। चलो ठीक है, ये वाला भी सही है कि यहाँ पे आप 1 स्क्वायर माइनस 1 करा, फिर यहाँ पे आपने 2 का स्क्वायर में प्लस 2 ऐड कर दिया, यहाँ पे 3 के स्क्वायर में 1 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर में से आपने 1 माइनस कर दो, तो इसमें 36 स्क्वायर में जो आप एक ऐड करते हैं। College students should be restricted from participating in the political activities. Yes, college students should concentrate on the studies. ठीक है भाई, करना चाहिए उन्हें। और आर्ग्यूमेंट है ये, आर्ग्यूमेंट 1। और yes, college have become battlegrounds on the political parties. तो इसमें जो है यहाँ पे डी दिया हुआ है कि जो है पॉलिटिकल ग्राउंड्स बनना जा रहा है, इस वजह से उसे नहीं करना चाहिए, रोक देनी चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल मैनर। तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेन, कार, साइकिल, बस। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने शुरुआत करते हैं, सबसे छोटी क्या चीज़ होती है? साइकिल। 3 से शुरुआत की हुई है इन्होंने। साइकिल, साइकिल के बाद कार, ठीक है, ये रहा हमारे पास में साइकिल, साइकिल के बाद कार, और कार के बाद होती है बस, और बस के बाद ट्रेन। तो ये जो इसकी लंबाई के आधार पर किया हुआ है इन्होंने। अनुज इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ही टर्न्ड, यहाँ हम इसी में देख लेते हैं कि अनुज जो था वो नॉर्थ फेस करके खड़ा हुआ है, इस टाइम पे जो इसका नॉर्थ की तरफ फेस है। ही टर्न 90 डिग्री, अभी 90 डिग्री नहीं सॉरी, ये नॉर्थ ईस्ट में था यहाँ पे, ठीक है। उसने जो है यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ा, 90 डिग्री मुड़ के जो है यहाँ पे चला गया उस इन द, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर जो 80 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जिस डायरेक्शन में था ये, उस डायरेक्शन से उल्टा आया, और जो है अब ये इस डायरेक्शन में आ गया, ये 90 डिग्री डायरेक्शन 90 डिग्री घूम गया यहाँ पे, ठीक है। देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, अब इसी डायरेक्शन में जो है ये और 90 डिग्री चला गया, तो अभी ये यहाँ पे पहुँच गया। अब बताओ ये किधर की तरफ है? तो ये यहाँ पे वेस्ट है और ये यहाँ पे साउथ है, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्ट है और ये साउथ है, तो ये अभी किस डायरेक्शन में है? पहले हम साउथ को लिखते हैं, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे क्या है? 416 417 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है कि आप 4 स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, तो 7 में भी आप कर लीजिए 49, और 49 में प्लस 1 तो 50, तो बी आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब ग्लासेस बाईसाइकिल, सॉरी ग्लासेस का ऐसा क्या होता है जैसे बाईसाइकिल का यूनिसाइकिल कर सकते, तो ग्लासेस का मोनो कुछ एक ग्लास होगा, ठीक है। तो एक ग्लास में को हम बोलते हैं यहाँ पे मोनोकल। Who said decision making involves evaluating alternatives and making choices among them? किसने कहा था कि डिसीजन मेकिंग में आपको जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है आपको उन सबको इवेल्युएट करना होता है और फिर उसमें से जो आपको चॉइसेस करनी होती है। ये बात की थी सेंट्रॉक ने। सेंट्रॉक। इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, इंडक्टिव रीजनिंग किस पे बेस्ड होती है? इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक टू जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो स्पेसिफिक्स जनरल स्पेसिफिक्स ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स पर जाते हैं, ये इंडक्टिव रीजनिंग होती है। एल्गोरिदम एक कैसा रूल होता है? एल्गोरिदम एक मैकेनिकल सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आप जितने भी है सारी चीज़ें आप दे देंगे, इसमें मशीन के थ्रू होगा, तो एल्गोरिदम एक मैकेनिकल सॉल्यूशन देता है। फंक्शनल फिक्सनल प्रोड्यूस डैश इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, तो वो एक ब्लॉकिंग प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आप जिस काम में हो ना बस आप वही करते रहोगे अब आप, ठीक है। फंक्शनली आप फिक्स्ड हो चुके हो। तो प्रक्रियात्मक स्थिरता फंक्शनल फिक्सनेस प्रक्रम में बाधा उत्पन्न करती है। समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। लेकिन अब आप फंक्शनली फिक्स हो चुके हो। इफ अ सब्जेक्ट अटेम्प्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन द बेस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस, तो उसे क्या कहोगे आप? पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे जो वो करता है उसे हम बोलते हैं मेंटल सेट, कि मेंटली सेट हो चुका है उसके अंदर, ठीक है। कन्फर्मेशन बायस नहीं, मेंटल सेट बोलते हैं। प्रीवियसली आया क्वेश्चन है ये।
For one possible solution after another is tried until a success is found, successful one is found is called. ठीक है, उसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। करते रहो जब तक जो आपको सक्सेस ना मिल जाए उसमें, एक तरीका दूसरे तरीके से। Use the following is not used by the people as a method of problem solving। कौन सा है जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अभी हमने फंक्शनल फिक्सेंस कहा ना, इसे तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक माइंडसेट पे जो है वो बैठ गया है कि भाई यही काम करना है मुझे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग गिव्स गारंटी ऑफ सक्सेस। कौन सा है जो सक्सेस देता ही है? एल्गोरिथम मेथड, ये मशीन के थ्रू होता है, ठीक है, तो गारंटी देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम वॉज यूज बाय कॉलर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉलर ने किसे यूज़ किया था? तो वो डिटी और प्रॉब्लम्स को यूज़ करता है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा जिसे आप एनिमल्स के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हैं? पजल बॉक्स को कर सकते हैं, डिटी और प्रॉब्लम्स को भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एनाग्राम्स को प्रॉब्लम्स में एनिमल्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, एनिमल सब्जेक्ट्स के लिए। फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको मिसिंग नंबर निकालना है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 3-3 का अंतर, नीचे की तरफ जाएंगे तो 2-2 का अंतर है, ऊपर ही जाएंगे तो 3-3 का अंतर है इन सब में। तो ऐसे ही जो है आप यहाँ पे निकाल लेंगे 15। Anup and Sunil are ranked 7th and the 11th respectively from the top in the class of the 31 student. What will be their respective ranks from the bottom in the class? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये फर्स्ट है और ये 31 है, लास्ट वाला है, ठीक है। इनकी अभी दे रखी है कि 17वां और 11वें पोजीशन पे है, 17वें पे अनूप है और जो है 11वें पे सुनील है। तो अब आपको इनकी पोजीशंस बतानी है नीचे से क्या होगी। तो क्या होता है कि पोजीशन का एक फॉर्मूला होता है कि जितने लेफ्ट प्लस राइट या ऊपर से और नीचे से आपके पास में पोजीशन हो और उसमें प्लस ऐड कर दो, -1 कर दो और जो इज इक्वल्स टू द जितने भी आपके पास में नंबर है। तो सेम उसी फॉर्मूले से जो यहाँ पे ये निकालेंगे, एक का 25 आएगा, दूसरे का 21 आएगा, तो आंसर निकल गया यहाँ पे। द मिसिंग लेटर इज इन द सीक्वेंस ऑफ क्यू एन के ई। तो इसमें क्या है, 3-3 ऐड करते जो आपके पास में आंसर आ जाएगा। चूज द नंबर पेयर ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर, जो एक दूसरे से अलग है। जैसे कि यहाँ पे 28 25 आया हुआ है, देखते कैसे आ सकते हैं 28 से 25। 28 से 24, 24 1 25, ठीक है। 8 2 से 2 3 से, और मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 सा 6, 66, मतलब 2 3 सा 66, 66 और 1 67, ठीक है, ये भी सही है। 15 3 सा 45, 45 और 1 46, ठीक है जी, ये भी सही है। लेकिन ये 18 के टेबल में 4 से मल्टीप्लाई करके और +1 दिया आपको 73 मिलेगा, तो उस वजह से जो है ये वाला सी गलत है, और सी इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा, ये सबसे अलग हो गया, ठीक है, गलत नहीं बता देंगे। अब मैंने दिया कि ए बी आर द ब्रदर्स एंड द सिस्टर रिस्पेक्टिवली। ए ब्रदर है और बी सिस्टर है। C is the father of A and D is the sister of C. E is the mother of D, then how is B related to E? तो E कैसे रिलेटेड होगा? इसे हम कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि A ब्रदर है, B सिस्टर है, C इज द फादर ऑफ A, A का फादर है C, तो इन दोनों का फादर है C. D इज द सिस्टर ऑफ C, C इज द फादर ऑफ A, और D इज द सिस्टर ऑफ C, तो ये डी जो है वो सिस्टर है। ई इज द मदर ऑफ डी, ई मदर है। ठीक है, ई मदर होगी जी। ई इज द मदर ऑफ डी, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? तो बी और ई का क्या रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन आपको निकालना है। तो बी जो है वो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी से कैसे रिलेटेड? तो ये ग्रैंड डॉटर होगी ए। इफ इन एनी लैंग्वेज एलसी इज रिटन एज 6 एंड टी इज रिटन एज 10, तो पहले तो आप इसके नंबर्स देख लीजिए और फिर आप उस नंबर से जो है वो लेकर के आइए।
तो 12 3 36, 36 का जो अंडर रूट करोगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी इसका ये अंडर रूट जो है वो 10 आ जाएगा। तो सेम उसी लैंग्वेज में आपको पी डी निकालना है, तो पी डी को जो है आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। ठीक है। ट्रेन की लेंथ 14 मीटर की है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड अ कैट is running in the same a cat is running in the same direction parallel to the train at the speed of 18 km per hour. The train will cross the cat. अभी क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है 140 मीटर की, अब वो चल रही है 16 किलोमीटर 140 मीटर की ये ट्रेन है, और ये चल की स्पीड से रही 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है। एक कैट है जो भाग रही थी डायरेक्शन पैरेलल टू द ट्रेन, ट्रेन की बिल्कुल साथ ही भाग रही है वो भी। ठीक है, तो वो ट्रेन के साथ साथ भाग रही है एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। और द ट्रेन विल क्रॉस द कैट, तो ट्रेन कैट को कब क्रॉस करेगी? तो पहले तो हम इन दोनों को इसमें भी कर लीजिए, चलो सेकेंड्स में निकालना है ना, तो मीटर पर सेकेंड में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, अच्छा अभी तो इन्होंने माइनस कर दिया, माइनस करेंगे एक तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 14 माइनस 60 कर देंगे हम यहाँ पे। तो इसमें क्या किया हुआ है कि हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल मतलब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी आपको गिवन है और वेलोसिटी को आप किलोमीटर पर सेकंड पहले आपसे माइनस कर लेंगे कि सेम डायरेक्शन में थी, तो इस हिसाब से माइनस कर लेंगे, और माइनस करके जो है आप इसे यहाँ पे 5/18 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करने के लिए। अब उसके बाद डिस्टेंस की जगह पे आप 140, क्योंकि ट्रेन को क्रॉस करना है जितनी लंबी है उतना हमें डिस्टेंस ले लेंगे, और फिर जो टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो टाइम हमारे पास में 12 सेकेंड आ जाएगा। दिस इज द आंसर। फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ द मिसिंग टर्म्स ए बी सी 6 ई एफ जी। अब ए बी सी इन्हें ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर 6 है, ई एफ जी को मल्टीप्लाई अगर 220 आएगा, तो ऐसे हम अगले वाले को भी निकाल लेंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी और ए बी, तो यहाँ पे जो है बाकी सब तो आप यहाँ पे ना वैल्यूज पुट करके देख लीजिए कि अगर आप इसे 0 लेंगे तो 0 ही आएगा, अगर आप इसे यहाँ पे 1 1 ले लेते दोनों की जगह पे, तो आपके पास में जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो बस वही सी इसका आंसर ले लेंगे हम यहाँ पे। बाकी और किस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अदरवाइज मतलब सॉल्यूशन ही नहीं आएंगे अगर आप अलग अलग वैल्यूज लेंगे, तो आपको कुछ और। इफ़ ई इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे वही ऐसे ऐड करके निकाली हुई है वैल्यू, तो आपको जो सेक्रेटरी की निकालनी है, तो आप सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दे, ऐड कर दीजिए, और जो आपके पास में आंसर आ जाएगा। जैसे ठीक पूरा सॉल्व हो चुका है। थैंक यू।